नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लुक पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मैराथन क्लास के बारे में। कल आपका एग्जाम है, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर आएँ। तो उसी की बेसिस पर ये मैराथन क्लास मैं आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। अच्छे से देखनी है और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनको भी यहाँ पर ये वीडियो शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनको भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। यानी कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनमें ये स्टोर होता है। तथा ये प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज और ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, वो सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला वह प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला होता है CUI और सेकंड है आपका GUI। दोनों की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और सेकंड है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोनों को यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक तरह का, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। यह जो है आपका यूजर फ्रेंडली नहीं होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है, जैसे कि डॉस एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इसकी बात की जाए तो ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि हम इसे चला सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड देनी नहीं पड़ती है, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसमें माउस से क्लिक करना है पड़ता है। जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो आपके पीसी वगैरह में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपका इसी पर पेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अन्य प्रोग्राम्स तथा एप्लीकेशंस को रन कराना होता है, तथा ये कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर यूजलेस यानी कि बेकार होता है। अब मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने समय के लिए रन होगा। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि माउस हो गया, डिस्क ड्राइव हो गई, या फिर एप्लीकेशन हो गए, या फिर मॉनिटर, या फिर कीबोर्ड, या फिर प्रिंटर, इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चल पाएंगी आपके कंप्यूटर में। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो हमारे स्टोरेज मैनेजमेंट में स्टोर होता है और ये सारे डिवाइसेस को मैनेज भी करता है। उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि आपका हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, यानी कि यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज किस प्रोग्राम में किया जा रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। यानी कि मान लीजिए हमें कोई मेमोरी की यानी कि स्पेस की ज़रूरत पड़ी, यानी कि 1 GB हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी, तो हमारा ऑपरेटिंग हमें 1 GB स्टोरेज एलोकेट यानी कि प्रोवाइड कराता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर मैनेजमेंट है और यह प्रोग्राम को प्रोसेस यानी कि CPU एलोकेट करता है और जब भी किसी प्रोग्राम को CPU की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो इसे डी एलोकेट भी करता है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस की जानकारी रखता है, इसे IO कंट्रोलर भी कहते हैं, तथा ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी डिसाइड कर लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए, तथा कितने समय के लिए दी जाए। उसके बाद यहाँ पर अगला है आपका फाइल मैनेजमेंट।
यह रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डिलोकेट करता है तथा यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाएं अर्थात एलोकेट की जाए। सिक्योरिटी की बात करें तो यह किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बताता है, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरह से सिक्योरिटी भी हमें प्रदान करता है। इसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर विश्वसनीय है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिलेबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे विंडोज़ की कॉस्ट $10 के आसपास होती है, जबकि जो आपका डॉस तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद ईजी टू यूज, यानी कि इसे आसानी से यूज किया सकता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ लाभ दिए गए हैं, जैसे कि फायदे दिए गए हैं, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है कि इसे आसानी से यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और नए यूजर्स इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। सेकंड है कि इसके द्वारा हम एक डेटा को बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थर्ड है इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर के साथ कोई भी हमारी इमेज वगैरह होती है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इन्हें आसानी से अपडेट किया जा सकता है। यह सिक्योर होता है, जैसे विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है जो कि किसी भी प्रकार की हानि का फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव कर देता है। इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स हो गया, ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं, परंतु कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। विंडोज़ की कीमत लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है। लिनक्स को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है विंडोज़ की तुलना में। ये कभी भी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करती है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरसेस का जो खतरा होता है वो ज़्यादा बना रहता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुल 5 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं एक-एक करके सभी को। तो फर्स्ट नंबर है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एक हो गया आपका हार्ड और एक हो गया आपका सॉफ्ट। उसके बाद यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें किसी भी कार्य को एक बैच के रूप में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिफ्थ नंबर पर सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिक्स नंबर पर सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर सेवंथ नंबर पर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आठवां आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए अब इन सभी को एक एक करके जानते हैं आखिर में ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखो सबसे पहला है आपका RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। देखो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि दिए गए समय में टास्क को पूरा करता है, यानी कि जो भी हम कार्य इसमें देते हैं वो ये कार्य पूरी तरह से कंप्लीट करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिसमें कि समय बहुत कम होता है। यह रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और इनका प्रयोग इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कार्य के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारी कंपनीज वगैरह हो गई या फिर जो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर वगैरह हो गए, जैसे कि इसका डायग्राम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है जो कि मैंने बताया था। एक तो होता है आपका हार्ड रियल और एक होता है सॉफ्ट रियल। आप दोनों को यहाँ पर समझते हैं अच्छी तरह से। देखो हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देता है कि दिए गए समय में टास्क को पूरा कर लिया जाता है। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कह दिया कि मैं इस कार्य को इतने समय में पूरा कर लूंगा, तो ये उस काम को उतने ही समय में पूरा कर लेता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की गारंटी भी देता है। सॉफ्ट की बात की जाए तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरी कोशिश करता है कि दिए गए टास्क को समय पर पूरा कर लिया जाए।
और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है उन्हें पहले पूरा कर लिया जाए, परंतु इसमें टास्क के समय पर पूरा होने की कोई गारंटी नहीं होता है और यह काम थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर्स के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है। जॉब्स का मतलब होता है कोई भी टास्क हो गई या फिर काम हो गया, और उस बैच को पंच कार्ड यानी कि यह डिजिटल डेटा को स्टोर करता है में स्टोर किया जाता है, यानी कि जो भी उस काम होता है उसे पंच कार्ड में स्टोर किया जाता है और उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दिया जाता है और ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है और कंप्यूटर तब उस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से जॉब्स को पूरा करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो हमारा कई सारी टास्क हैं या कई सारी जॉब्स हैं जो आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अब ये जॉब्स जो जाती हैं वो यहाँ पर ऑपरेटर्स के रूप में जाती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से ये आपकी जॉब वन है और ये आपकी जॉब टू है और ये जॉब टू, तो इस तरह से ये आपकी B2 हो जाती है और इस तरह से ये आपकी B1 हो जाती है, B1। अब यहाँ पर तो ये आप देखेंगे यहाँ पर दो दो का एक ग्रुप बन गया है, B1 और B2। अब ये ऑपरेटर के पास जाती हैं तो दोनों जॉब्स यहाँ पर बढ़ जाती हैं, एक बैच बन जाती हैं और एक एक करके ये कंप्यूटर में जाती है जहाँ पर इन पर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि यह यूजर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि इंटरेक्ट करने का मतलब यही है कि इसमें आप जो भी काम देंगे वो आपके सामने नहीं होता है, ये काम प्रोसेसिंग होती रहती है और आप अपने घर चले जाते हैं, जिससे अगर किसी जॉब में कोई गड़बड़ हो गई तो सभी जॉब्स इससे प्रभावित होते हैं और अन्य जॉब्स को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि गड़बड़ी सही नहीं हो जाती। दूसरी परेशानी ये थी कि एक बैच में सभी समान प्रकार के जॉब होने चाहिए और इसमें बैच बनाने में अधिक समय लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं डॉस। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और उसे बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है और इन प्रोसेसर के मध्य डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसर कोई कंप्यूटर साइड नोड या फिर कोई अन्य डिवाइस हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा मशीन 1 है और मशीन 2 है और मशीन 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इन पर सर्विस करता है और ये एक प्रोसेसिंग के दौरान एक तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग करता है। अब यहाँ पर इसके कुछ फायदे दिए गए वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फायदा यही है कि अगर यूजर्स एक कंप्यूटर पर है तो वह अन्य किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा या फिर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। इससे डेटा का आदान प्रदान ईमेल के द्वारा भी किया जाता है, जिससे डेटा आदान प्रदान की जो गति है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर कोई साइट या कंप्यूटर बंद भी पड़ जाए तो अन्य दूसरे कंप्यूटर से काम किया जाता है। इससे डेटा प्रोसेसिंग का कार्य आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्वर पर रन होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस होते हैं जिससे कि कंप्यूटर वर्क स्टेशन या अन्य डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि लोकल एरिया यानी कि लैन से कनेक्ट किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लैन में यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स के मध्य फाइल को शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना, डेटाबेस शेयर करना, प्रिंटर शेयर करना तथा सिक्योरिटी उपलब्ध कराना आदि होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आपका विंडोज NT हो गया, विंडोज सर्वर 2003 हो गया या विंडोज सर्वर 2008 हो गया,
लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और मैक ओएस हो गया। ये सारे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला है आपका मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जबकि जो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर इसे भी समझ लेते हैं। देखो, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क पूरा कर लिया जाता है। पाम ओएस इसका उदाहरण है। जबकि जो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, एप्पल का मैक ओएस ये इसका उदाहरण है। जैसे विंडोज में हम एक ही समय में गाने भी सुन सकते हैं, नोटपैड में कुछ लिख भी सकते हैं और इंटरनेट से गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कार्य एक ही समय में पूरे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा सीपीयू होने की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे सीपीयू आपस में जुड़े होते हैं जिसके कारण कार्य तेज गति से पूरे हो जाते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सिस्टम कार्य करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाना और स्पीड देना होता है। इसमें कई सारे, यानी कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है उससे कई सारे सीपीयू लगे हुए होते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो प्रकार के दिए, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि पहला होता है इसमें सिमेट्रिकल और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड है असाइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कई प्रोसेसर के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाता है। यह सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को शेयर करने में मदद करता है। इसकी बात की जाए असाइमेट्रिक, तो ये एक प्रकार का मास्टर प्रोसेसर होता है जो अन्य प्रोसेसर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसमें मास्टर प्रोसेसर सभी कार्य को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को केवल एक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करता है। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी प्रोग्राम, यानी कि मान लीजिए दो तीन प्रोग्राम हैं, वो दो तीन प्रोग्राम केवल एक ही प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम, कमांड प्रोसेसर और ट्रांजिट एरिया और आईओ कंट्रोलर सिस्टम जैसे कंपोनेंट इसमें जुड़े हुए होते हैं, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम कॉल क्या है। तो ये भी समझ लेते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है। देखो, हमें सिस्टम कॉल के कंसेप्ट को समझने से पहले सीपीयू के कर्नल मोड तथा यूजर मोड के मध्य जो डिफरेंस होता है उन दोनों को समझना होगा। तो आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें दो मोड्स ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है कर्नल मोड और सेकंड होता है आपका यूजर मोड। एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, तब आपको सिस्टम कॉल समझ में आएगा। तो देखो, कर्नल मोड की बात करूं तो जब भी सीपीयू कर्नल मोड में होता है तो एग्जीक्यूट होने वाला जो प्रोग्राम होता है मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। यानी कि जब भी इसमें कोई भी एग्जीक्यूशन होता है तो ये मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यानी कि यह सीपीयू के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है कर्नल मोड में। कर्नल मोड में बहुत सी शक्तिशाली मोड होता है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कर्नल मोड में कोई प्रोग्राम क्रैश हो गया तो पूरे सिस्टम जो होता है वो ठप्प पड़ जाता है, अर्थात रुक जाता है। अब यूजर मोड की बात करूं तो यूजर मोड जो मोड है वो एक ऐसा मोड होता है जिसमें प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है।
जो भी यहाँ पर प्रोग्राम दिया जाता है वो यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट होता है। यूजर मोड में अगर कोई प्रोग्राम क्रैश भी हो जाए तो केवल वही प्रोग्राम बंद होगा, अर्थात यूजर मोड में कोई प्रोग्राम बंद भी पड़ जाए तो जो हमारा सिस्टम होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम यूजर मोड में ही रन होते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को समझने के बाद अब यहाँ पर ये समझते हैं सिस्टम कॉल क्या है। देखो, जब भी यूजर मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूजर द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट दी जाती है, क्योंकि यूजर मोड में मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो यूजर के द्वारा यह रिक्वेस्ट एक कॉल के द्वारा की जाती है, जिसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम कॉल जो है वो प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। जब यूजर द्वारा किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम कॉल की जाती है तो जो मोड होता है वह यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज हो जाता है। जब भी हम सिस्टम में कोई फ़ोल्डर खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं या माउस को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो यह सिस्टम कॉल कहलाता है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम कॉल क्या है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है बफरिंग एंड स्पूलिंग क्या है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, बफर एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ डेटा जो होता है वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है, यानी कि एक तरह से ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। बफरिंग कर्नेल के आईओ सब सिस्टम के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा होती है। बफरिंग 3 कारणों के लिए की जाती है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है कि सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफर की गति को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है विभिन्न साइज के डिवाइसेस के मध्य डेटा ट्रांसफर को एडजस्ट करने के लिए। और थर्ड है आपका एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट के लिए कॉपी सीमेंटिक्स को सपोर्ट करने के लिए। कॉपी सीमेंटिक्स यह सुनिश्चित करता है कि जब डेटा बफर तथा मेन मेमोरी के मध्य ट्रांसफर होगा तब बफर के डेटा या कंटेंट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी बफरिंग जो है वो 3 तरह से उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि इसमें सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग और सर्कुलर बफरिंग। एक-एक करके तीनों को समझते हैं। देखो, सिंगल बफरिंग, इसमें केवल एक सिस्टम बफर का प्रयोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जब एक यूजर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो डेटा उस सिस्टम बफर में तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि डेटा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसके बाद सिस्टम बफर इस पूरे ब्लॉक को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है तथा दूसरे ब्लॉक के ट्रांसफर होने का इंतजार करता है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से ये पूरा डेटा यहाँ पर ट्रांसफर करता है सिस्टम बफर के लिए। अब सिस्टम बफर से डेटा कहाँ जाता है? हमारा यूजर प्रोग्राम के लिए। ये सीधा सिंपल सा इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद डबल बफर की बात करूँ तो इसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए 2 बफर्स का प्रयोग किया जाता है। डेटा को सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रथम सिस्टम बफर में ट्रांसफर किया जाता है, फिर इसे दूसरे सिस्टम बफर में ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा अंत में डेटा को यूजर प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि इसमें 2 बफर का यूज किया जाता है, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलर की बात करें तो देखो, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब यूजर को लगातार डेटा के बहुत बड़े ब्लॉक की ज़रूरत होती है, यानी कि यूज़र को बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारे सिस्टम बफ़र्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रथम बफर में ट्रांसफ़र होता है तथा इसके बाद दूसरे में और दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, इसी तरह से ये क्रम जो होता है वो चलता रहता है। अंत में बफर के डेटा को यूज़र प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पूलिंग है, तो स्पूलिंग समझते हैं। देखो, स्पूल भी एक तरह का बफर होता है या हम कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट्स जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है, यानी कि जो भी हमारा टास्क होता है उसके डेटा को ये स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। स्पूल का पूरा नाम होता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सिमुल्ट अनेसियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन।
स्पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डेटा को टेम्पररी स्टोरेज एरिया यानी कि जिसे हम स्पूल कहते हैं में भेजा जाता है, जहां वह कुछ समय के लिए स्टोर होता है। अब यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक यूजर ने 50 पेज प्रिंट करने हैं और प्रिंटर 1 मिनट में केवल 10 ही पेजों को ही प्रिंट कर पाता है, तो हमें सभी को प्रिंट करने में 5 मिनट लग जाएंगे। यदि सीपीयू को प्रिंटिंग के इस कार्य को खत्म होने का इंतजार करना पड़े तो कंप्यूटर इन 5 मिनट में कुछ अन्य काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्पूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रिंट जो करते हैं हम, उस दौरान कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। ये आपने ज़्यादातर देखा होगा। अब ये प्रिंट वाली जो टास्क होती है, वो आपकी स्पूलिंग में चली जाती है, जिससे हम कोई भी टास्क, दूसरा टास्क जो होता है, वो कर पाते हैं। तो इसके बाद आपका अगला टॉपिक है, वो समझते हैं वर्चुअल मशीन क्या है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, या फिर कह सकते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है जो कि सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है, उससे कहीं अधिक हमें प्रतीत होती है। अर्थात वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को कहीं अधिक बड़ा बना देती है। एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना तथा जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना वर्चुअल मेमोरी का बेसिक कंसेप्ट होता है। दूसरे शब्दों में आपसे कहूँ कि भाई वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो देखो, एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी ज़रूरत जब पड़ती है तब वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तथा बाकी का शेष हिस्सा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी में ही रह जाता है। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी में आपको यहाँ पर एक सीधा सा एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी हमें जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है वो 4 जीबी रैम को ही सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए जब हम कोई एप्लीकेशन इस सिस्टम में चलाएँगे और जब हमारी जो मेमोरी होती है, अगर वो पूरी तरह से फुल हो जाती है, तो वहाँ पर क्या करता है कि हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, जो सिस्टम होता है, वो एक वर्चुअल रैम को क्रिएट करता है। वर्चुअल रैम को क्रिएट करता है और जो हमारा कार्य जो होता है, वो वर्चुअल रैम में ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम होता है, वो अच्छी तरह से वर्क करते रहता है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग यूज़र के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक यानी कि फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सीपीयू के द्वारा जनरेट हुए एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस कह सकते हैं। प्रोग्रामर्स वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग एप्लीकेशन में करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी में एड्रेस में बदल देती है। वर्चुअल मेमोरी का फायदा यही होता है कि प्रोग्रामर्स बड़े से बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे कि आप इसका यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है, इसमें डिमांड पेजिंग क्या है। देखो, वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। यह तकनीक पेजिंग की तरह ही समान होती है, परंतु इसमें स्वैपिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तब तक पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड नहीं किया जाता जब तक कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ जाती। इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्यतः एक प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। जब प्रोग्राम में उपस्थित पेज की आवश्यकता पड़ती है तो यह मेन मेमोरी में स्वैप हो जाता है। इसे ही डिमांड पेजिंग कहते हैं, क्योंकि जब तक पेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है तब तक इसे लोड नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है, स्वैपिंग क्या है। देखो, स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है और यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है। यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको मेन मेमोरी से अलग कर दिया जाता है तथा इसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग हम मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान यानी कि जो एरिया जहां स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है, उस स्थान को स्वैप स्पेस कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।
यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो स्वैपिंग आउट होती है और यहाँ पर हमारी स्टोरेज जो होती है वो स्वैपिंग इन होती है इन एरो के जरिए। अन यूनिटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रोसेस मेमोरी के यूजर प्रोग्राम एरिया को कॉपी करता है और तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सभी एक्टिव प्रोसेसेस मेन मेमोरी में समायोजित नहीं हो सकते, तब एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप आउट किया जाता है जिससे कि दूसरे प्रोसेस उसमें आ सके। तो ये होती है आपकी स्वैपिंग। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक समझते हैं आपका क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है आपका डेडलॉक क्या है। इस क्वेश्चन को समझते हैं आखिर में डेडलॉक क्या होती है। तो देखो डेडलॉक वह कंडीशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसेस केवल एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं, यानी कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो एक रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं जिसके कारण कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया होता है जिसके कारण प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। यानी कि डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है क्योंकि दूसरी प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को होल्ड किया गया होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए माना दो दोस्त हैं और दोनों कंप्यूटर गेम्स खेलना चाहते हैं जिसके कारण दोनों लड़ते हैं और एक के पास रिमोट कंट्रोलर है और दूसरे के पास गेम्स की सीडी है जिसके कारण दोनों दोस्तों में से कोई भी यहाँ पर खेल नहीं खेल पाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति डेडलॉक कहलाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र के अनुसार हमारे पास दो प्रोसेसर P1 तथा P2 हैं तथा दो रिसोर्स हैं R1 तथा R2। इसमें रिसोर्स R1 जो है वह प्रोसेस P1 के साथ एलोकेट है और रिसोर्स R2 जो है वो P2 के साथ एलोकेट है, परंतु प्रक्रिया को पूरा होने के लिए P1 को रिसोर्स R2 की आवश्यकता है और इसलिए वह R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है, परंतु R2 पहले से ही P2 के साथ एलोकेट है, यानी कि R2 जो है वो P2 के साथ पहले से साथ है। इसी तरह प्रोसेस P2 को अपनी एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए R1 की आवश्यकता होती है, लेकिन जो R1 जो होता है वो पहले से ही P1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों P1 तथा P2 एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए हमेशा वेट करते रहते हैं और यह प्रोसेस जो होती है वो डेडलॉक कहलाती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या बनती है डेडलॉक में वो यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि इसमें चार प्रकार की कंडीशन होती हैं जो आप यहाँ समझते हैं। पहली होती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉट प्रीमेटिव्स और सर्कुलर वेट। एक एक करके यहाँ पर चारों को समझते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है इस स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसे प्रोसेस के मध्य शेयर ना किया जा सके। इसमें एक समय में केवल एक ही प्रोसेस के रिसोर्स को यूज कर सकती है, अर्थात कोई दो प्रोसेस एक ही समय में एक रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होल्ड एंड वेट है। इसमें प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए रहता है जबकि दूसरे प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए वेट करना पड़ता है। नो प्रिवेंशन, इसका मतलब होता है कि वह रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका हो उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता। प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स के साथ रिलीज करता है। सर्कुलर वेट की बात करें तो इस स्थिति में प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए वेट करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया रहता है। इसमें सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में रिसोर्स का इंतजार करते रहते हैं, इसलिए इसे सर्कुलर वेट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन समझते हैं कि किस तरह से हम डेडलॉक को रोक सकते हैं। तो देखो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमें डेडलॉक की ऊपर दी गई जो चारों कंडीशन है में से किसी ना किसी एक कंडीशन से रोकना पड़ता है, तभी जाके हम डेडलॉक होने की स्थिति को कम कर सकते हैं। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें, यदि हम किसी रिसोर्स को
शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं। परंतु हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता, जैसे कि मान लीजिए टेप ड्राइवर हो गया, प्रिंटर हो गया। इसके कारण हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के द्वारा हमेशा डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकते, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के द्वारा हम डेडलॉक को नहीं रोक सकते। होल्ड एंड वेट की बात करें, यदि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्स एलोकेट कर दें तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। परंतु इसका नुकसान यह है कि इससे डिवाइस का यूटिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नो प्रिवेंशन की बात करूँ तो किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलर वेट है, तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हम प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में ही रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेडलॉक को अवॉइड करना कैसे है वो सीखते हैं। डेडलॉक को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो देखो डेडलॉक प्रिवेंशन की एल्गोरिदम बहुत कम प्रभावशाली है, क्योंकि इनसे डिवाइस का जो यूटिलाइजेशन जो होता है और जो सिस्टम का थ्रूपुट होता है वो कम हो जाता है। परंतु हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होती है वो यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो बैंकर एल्गोरिदम को आइजर डिजकास्ट्रा ने विकसित किया था। इसको कभी कभी डिटेक्शन एल्गोरिदम भी कहते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम एक रिसोर्स एलोकेशन तथा डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम होती है। बैंकर्स एल्गोरिदम का ज्यादातर प्रयोग जो है वो बैंकिंग सिस्टम में डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिदम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है और यह हमें ये बताती है कि किसी व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है या नहीं। इसमें पहले से निर्धारित अधिकतम संभावित रिसोर्सेज के लिए एलोकेशन की सेफ्टी को टेस्ट किया जाता है तथा इसके बाद यह रिसोर्स एलोकेट स्टेट को बनाता है, जिससे वह निर्णय लेता है कि एलोकेशन किया जा सकता है या नहीं। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है वो वह रिसोर्सेज की उपलब्ध संख्या तथा एलोकेटेड रिसोर्सेज और प्रोसेस की जरूरत के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब प्रोसेस किसी उपलब्ध रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तब निर्णय जो सिस्टम होता है वो निर्णय लेता है कि इस रिसोर्सेज के लिए एलोकेशन से सिस्टम जो हमारा सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं, जैसे कि यह म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट और नो प्रिवेंशन कंडीशन को अलाउ करता है। यह बहुत सारे रिसोर्सेज को कंटेन किया रहता है जिससे सभी प्रोसेस की जरूरत जो है वो पूरी होती है। इस एल्गोरिथम के पास मैक्स रिसोर्स एट्रीब्यूट होता है जो यह प्रेजेंट करता है कि एक प्रोसेस अधिकतम कितने रिसोर्सेज को होल्ड कर सकती है। तो अच्छे से आपको बैंकर्स एल्गोरिथम समझ में आएगी। अब यहाँ पर समझते हैं जो हमारी टॉपिक चल रहा था डेडलॉक। तो डेडलॉक में अवॉइडेंस तो सीख लिया, अब इसके बाद देखते हैं डेडलॉक कैसे डिटेक्शन करते हैं, यानी कि डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स शेड्यूलर का प्रयोग करके डेडलॉक्स को डिटेक्ट कर सकता है। रिसोर्स शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रोसेस को एलोकेट किए गए रिसोर्सेज को ट्रैक करने में मदद करता है। इसलिए जब भी कोई डेडलॉक होता है तो उसे एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व कर लिया जाता है। अब यहाँ पर डेडलॉक के कुछ फायदे और नुकसान भी दिए गए हैं। जैसे कि इसके नुकसान की बात की जाए तो इसके कारण प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें कुछ देरी हो जाती है। इसमें प्रोसेस को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसे किस रिसोर्स की जरूरत होगी। इसमें प्री मेंशन आवश्यकता से अधिक बार प्रयोग होता है। उसके बाद इसके लाभों की बात की जाए तो ये स्थिति उन प्रोसेस के लिए अच्छी है जो सिर्फ एक कार्य को ही परफॉर्म कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए नो प्रिवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो डेडलॉक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक समझते हैं डेडलॉक से रिलेटेड जो है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी कि शेड्यूलिंग क्या है। तो समझते हैं आखिर में क्या होती है पूरी प्रोसेस। तो देखो सीपीयू शेड्यूलिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस को सीपीयू का प्रयोग करने की आज्ञा दी जाती है, यानी कि जिसमें कोई भी प्रोसेस हो वो सीपीयू का प्रयोग कर सकती है, इसमें ये आज्ञा दी जाती है। जबकि दूसरी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को होल्ड पर रखा जाता है क्योंकि कोई रिसोर्स उपलब्ध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुत से प्रोसेस के मध्य सीपीयू को स्विच यानी कि बदलने की प्रक्रिया को हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। सीपीयू शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है तथा इसका कार्य सीपीयू शेड्यूलिंग करना होता है।
उदाहरण के लिए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर समझते हैं। तो देखो सीपीयू शेड्यूलिंग की प्रक्रिया में दो प्रोसेस ए तथा बी सीपीयू के समय को शेयर करते हैं। जब प्रोसेस ए सीपीयू का प्रयोग करता है तब प्रोसेस बी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और जब प्रोसेस बी सीपीयू का प्रयोग करता है तब प्रोसेस ए जो होता है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वह प्रिमिटिव तथा नॉन प्रिमिटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में शेड्यूलर जो है वह सीपीयू से रनिंग प्रोसेस को रिमूव कर सकता है जिससे कि कोई दूसरा प्रोसेस रन हो सके। आसान शब्दों में कहें तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रोसेस को उसके ऑपरेशन के मध्य में ही इंटरप्रेट किया जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करूं तो प्रोसेस जो है वह सीपीयू को कंट्रोल तभी कर सकती है जब उसका ऑपरेशन पूरा हो जाए, अर्थात उस शेड्यूलिंग में जबरदस्ती ऑपरेशन के बीच में प्रोसेस को इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें, यहाँ पर एल्गोरिदम दी गई है, वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहली एल्गोरिदम इसमें होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा सबसे पहले उसी को दिया जाएगा, यानी कि उसको सर्व किया जाएगा। तो ये सबसे पहले समझते हैं, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम FCFS। तो ये सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसमें जो प्रोसेस सीपीयू को सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, यानी कि जो सीपीयू की सबसे पहले मदद मांगेगा उसे यहाँ पर सबसे पहले मदद मिलेगी। लेकिन इस एल्गोरिदम का नुकसान यही है कि इसमें औसत वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि इसमें टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पर इसका डायग्राम है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी रेडी क्यू है, यानी कि कोई भी यहाँ पर प्रोसेस है जो बन के यहाँ पर चालू की गई है, और जब हम इसे सीपीयू के जरिए प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है जो यहाँ पर पहुँचने में। उसके बाद यहाँ यहाँ पर है आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यह भी एक प्रकार की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है जिसे हम SJAN भी कहते हैं, और यह एल्गोरिदम FCFS से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और इस एल्गोरिदम में जो प्रोसेस सबसे कम समय में पूरा हो जाएगा, अर्थात जिस प्रोसेस को पूरा होने में सबसे कम समय लगेगा उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस एल्गोरिदम की प्रकृति नॉन प्रिमिटिव होती है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा P1 जो जिसका अराइवल टाइम था यहाँ पर 0.0, और इसने जो टाइम जो था वेस्ट किया था वो यहाँ पर 7 मिलीसेकंड है। और उसके बाद P2 इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में सभी प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है तथा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाता है। अगर दो प्रोसेस की प्रायोरिटी समान होती है तो तब उनके मध्य FCFS शेड्यूलिंग की जाती है। ये एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। यह शेड्यूलिंग जो होती है FCFS की तरह ही समान होती है, परंतु राउंड रॉबिन में टाइम शेयरिंग कंसेप्ट का यूज किया जाता है। इसमें सभी प्रोसेस को पहले से डिफाइंड टाइम के लिए सीपीयू को अलोकेट किया जाता है, और इस प्री डिफाइंड टाइम को टाइम स्लाइस कहते हैं। यदि प्रोसेस इस टाइम स्लाइस के अंदर पूरा हो जाता है तो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तो वह प्रिमिटिव हो जाता है, अर्थात इस प्रोसेस को वापस पीछे यानी कि रियल एंड में भेज दिया जाता है और अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको शेड्यूलिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर अगले टॉपिक जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। तो देखो मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा तरह से यहाँ पर समझना होगा क्योंकि इस बार ये आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। देखो मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसका प्रयोग मेमोरी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है।
मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा प्राइमरी मेमोरी को मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस जो होती हैं और इन सभी प्रोसेस को मेमोरी प्रदान करना मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। मेमोरी मैनेजमेंट यह निर्धारित करता है कि किस प्रोसेस को कौन-कौन से समय पर कितनी मेमोरी देने की ज़रूरत होती है, ये सारा डिसाइड करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी बहुत कम होती है, तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि प्राइमरी मेमोरी को सही ढंग से उपयोग करना। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पर तो पहले नंबर की, तो मेमोरी मैनेजमेंट का इस्तेमाल जो है वो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट और डीलोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग फ्रेगमेंटेशन से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं, उनको कम करने के लिए और मेमोरी को ढंग तरीके से उपयोग करने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक कौन-कौन सी होती हैं, वो यहाँ पर समझते हैं। बेसिकली इसमें 2 टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। पहली होती है इसमें आपकी कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरी होती है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसमें आपके कई सारे रूप आते हैं, जैसे कि कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें सिंगल और मल्टीपल पार्टीशनिंग आती है, जिसमें आपका ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग होती है और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट आपका पेजिंग और सेगमेंटेशन होता है। तो एक-एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो पहले समझते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। जो कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक प्रोसेस मेमोरी के एक कंटीन्यूअस ब्लॉक में स्टोर होती है। कंटीन्यूअस मेमोरी से मैनेजमेंट भी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, जिसमें आपका सिंगल और मल्टीपल पार्टनिंग होता है। तो यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। देखो सिंगल कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि इस तकनीक में मेमोरी को 2 कंटीन्यूअस भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके सबसे पहले भाग में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर किया जाता है और दूसरे भाग में जो भी प्रोसेस होती है उसको स्टोर किया जाता है। और यह मेमोरी मैनेजमेंट की सबसे सरल तकनीक होती है और इसका इस्तेमाल पुराने समय के जो कंप्यूटर थे उनमें किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल पार्टीशनिंग की बात करूँ तो सिंगल कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक में एक समय में केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाती थी, जिसके कारण हमारी मेमोरी और सीपीयू अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। मल्टी पार्टीशनिंग में मेमोरी को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया जाता है और इन भागों में बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। इसमें एक समय में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो पाते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल पार्टीशनिंग भी यहाँ पर 2 प्रकार की है, जैसे कि फिक्स्ड और डायनामिक पार्टीशनिंग। ये भी समझ लेते हैं। देखो फिक्स्ड में क्या होता है कि इसे वैसे स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें मेमोरी को बहुत सारे फिक्स साइज़ के भागों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक भाग एक प्रोसेस को स्टोर करता है। उसके बाद यहाँ पर डायनामिक की बात करूँ तो डायनामिक में जो भी आने वाली समस्याएँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए डायनामिक पार्टीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक पार्टीशनिंग में प्रोसेस के द्वारा उतनी ही मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जितना कि उसे ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। देखो नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को अलग-अलग मेमोरी ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और इसे मेमोरी के अलग-अलग भागों में स्टोर किया जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पेजिंग और सेगमेंटेशन होता है। अब यहाँ पर पेजिंग समझ लेते हैं। देखो पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज़ में पेजों में विभाजित किया जाता है। पेजिंग में उस डेटा का प्रयोग किया जाता है जो मेन मेमोरी में नहीं होता है, लेकिन वह डेटा पेजेस के रूप में वर्चुअल मेमोरी में होता है। पेजिंग के फायदे समझें तो यह बाहरी फ्रेगमेंट्स को कम करता है, इसमें इम्प्लीमेंट करना आसान है, मेमोरी को अच्छे तरीके से यूज़ करता है, स्वैपिंग करना इसमें ईज़ी होता है और तेज़ी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेगमेंटेशन भी समझ लेते हैं। सेगमेंटेशन भी एक प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है, जिसमें मेमोरी को अलग-अलग साइज़ के सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। सेगमेंटेशन का मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग की तरह ही समान होता है, परंतु सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स का जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि पेजिंग में पेजेस का आकार फिक्स होता है। अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं इनकी पूरी तरह से पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज में यानी कि फिक्स साइज के पेजों में डिवाइड किया जाता है। पेजिंग में उस डेटा का प्रयोग किया जाता है जो मेन मेमोरी में नहीं होता है, लेकिन वो डेटा जो होता है वो पेजेस के फॉर्म में वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होता है। पेजिंग के द्वारा एक कंप्यूटर डेटा को मेन मेमोरी में प्रयोग करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क से
स्टोर तथा रिट्राइव करता है। जब एक प्रोग्राम को पेज की आवश्यकता होती है तो पेज मेन मेमोरी में उपलब्ध होता है। सेकेंड मेमोरी से पेज मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। पेजिंग का प्रयोग डेटा को तेज गति से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसकी की बात करें तो जहाँ पी एक पेज नंबर है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और डी एक ऑफसेट एड्रेस है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई, और एफ यहाँ पर एक फ्रेम एड्रेस होता है। तो सबसे पहले सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग पेज नंबर होता है और दूसरा भाग होता है ऑफसेट। अब पेज नंबर का इस्तेमाल जो है वो पेज टेबल में इंडेक्स की तरह किया जाता है जो कि प्रत्येक पेज के बेस एड्रेस को कंटेन करता है। पेज नंबर को इंडेक्स की तरह इस्तेमाल करके हम फ्रेम एड्रेस को खोजते हैं। जब फ्रेम एड्रेस मिल जाता है तो ऑफसेट को फ्रेम एड्रेस में ऐड कर दिया जाता है और अंत में फिजिकल एड्रेस को जनरेट कर लिया जाता है, और इस फिजिकल एड्रेस को सीपीयू को वापस एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेगमेंटेशन समझते हैं पूरी तरह से। तो सेगमेंटेशन भी एक प्रकार से मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक है जिसमें मेमोरी को डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सेगमेंट्स के समूह को सेगमेंटेशन कहते हैं तथा सेगमेंट को लॉजिकल यूनिट कहा जाता है जिसकी फंक्शन, प्रोग्राम, वेरिएबल्स, एरे आदि। सेगमेंटेशन में डेटा तथा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में विभाजित हो जाते हैं जिससे मेमोरी को हम प्रोटेक्ट तथा शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक सेगमेंट की सूचना एक टेबल में स्टोर होती है जिसे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल यानी कि जीडीटी कहते हैं। जो सेगमेंटेशन का मेमोरी मैनेजमेंट होता है वह पेजिंग की तरह ही समान होता है, परंतु सेगमेंटेशन में सेगमेंट का साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि पेजिंग में पेजेस का साइज जो होता है वो फिक्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए आप चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है फाइल सिस्टम क्या है। तो इसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखो, फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका प्रयोग फाइलों को स्वव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर फाइल भी समझ लेते हैं, फाइल आखिर में क्या होती है। देखो, फाइल जो है वह संबंधित सूचनाओं का एक समूह होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनका एक ग्रुप होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि हमारी मान लीजिए कोई भी वीडियो वगैरह या कोई भी फोल्डर वगैरह, ये सारी चीजें फाइल के अंतर्गत आती हैं। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो वगैरह आदि। जब भी हम किसी सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हैं तो हमें फाइल का नाम तथा फाइल के प्रकार को स्पेसिफाई करना पड़ता है, अर्थात किस फाइल की फॉर्मेट है, यानी कि किस फाइल में उसका फॉर्मेट है। अगर किसी सिस्टम में कोई इमेज है तो वह इमेजेस जो होता है वो जेपीजी में ओपन होता है। फाइल स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, एक फाइल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जैसे कि सिंपल रिकॉर्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया या नो डेफिनेट हो गया। जैसे टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर का एक क्रम होता है, सोर्स फाइल में प्रोसीड्यूर्स तथा फंक्शंस का क्रम होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में वाइड्स का क्रम होता है, ठीक ऐसे ही। अब यहाँ पर फाइलों के प्रकार समझते हैं। तो यहाँ पर पहले होती है हमारी ऑर्डिनरी फाइल जो कि सिंपल फाइल होती है। अब इसमें बेस सभी फाइल्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं ऑर्डिनरी फाइल्स कहलाती हैं। ये यूजर के द्वारा दी गई जानकारी को कंटेन किए रहती हैं। ऑर्डिनरी फाइल में हम ऐसी सूचना को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, डेटाबेस तथा अन्य प्रकार की सूचना को कंटेन करती हूँ। इन फाइल्स में यूजर इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई आदि सभी ऑपरेशन कर सकता है। यानी कि सिंपल फाइल में यूजर इन फाइल को डिलीट, चेंजेस वगैरह या इंसर्ट या रिमूव, कॉपी वगैरह कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं। तो यह वह होती हैं जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती हैं, डायरेक्टरी फाइल्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एक फोल्डर का नाम वीडियोस है जिसमें आपने सभी वीडियो को रखा हुआ है। तो वीडियोस की जितनी भी फाइल्स होंगी उन्हें हम डायरेक्टरी फाइल्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर है स्पेशल फाइल्स। तो स्पेशल फाइल्स वे फाइल्स होती हैं जो यूजर के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती हैं, अर्थात वह फाइल्स जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, इन्हें हम स्पेशल फाइल्स कहते हैं। ये फाइल सिस्टम के द्वारा क्रिएट होती हैं। स्पेशल फाइल्स को सिस्टम फाइल्स भी कहते हैं। सभी सिस्टम फाइल्स सिस्टम में ही स्टोर रहती हैं तथा इन फाइल्स का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट सिस्टम होता है, यानी कि डॉट सिस होता है।
उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पे है FIFO फाइल्स। देखो FIFO का अर्थ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिस्टम FIFO फाइल्स का प्रयोग प्रोसेसेस को एक क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए करता है, अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइल एक्सेस मेथड दिए गए। तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि वह विधि जिसमें कि फाइल्स में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए तथा उसे मेमोरी द्वारा रीड किया जाए, उसे हम एक्सेस मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट होता है, इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखो सिक्वेंशियल का मतलब होता है अनुक्रम, यानी कि एक क्रम में। तो ये मेथड एक्सेस सामान्य है। सिक्वेंशियल एक्सेस में फाइल में उपस्थित जो भी इंफॉर्मेशन या सूचना होती है उसको एक क्रम में एक्सेस किया जाता है, अर्थात सूचना को क्रम में एक के बाद एक एक्सेस किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फाइल है जिसमें 5 सूचनाएं हैं, जैसे कि R1, R2, R3 और R5 इस तरह से। तो सबसे पहले हम R1 को एक्सेस करेंगे, उसके बाद R2 को, और इसी तरह से अंत में R5 को करेंगे। इस विधि का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर एडिटर तथा कंपाइलर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस है। देखो डायरेक्ट एक्सेस को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा हम फाइल में उपस्थित किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइल में बहुत तेज गति से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल के प्रत्येक इंफॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस की मदद से उसे रीड तथा राइट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। कभी-कभी हमें फाइल की प्रत्येक सूचना को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें सूचनाओं को क्रम में एक्सेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इन सभी केसेस में हम डायरेक्ट एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग जो है वो सामान्यतः डेटाबेस में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस है। इस विधि को सीक्वेंस एक्सेस के आधार पर बनाया गया है। इसमें प्रत्येक फाइल के लिए इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है जो कि विभिन्न ब्लॉक्स के लिए पॉइंटर्स को कंटेंट किए रहता है। इसमें फाइल को एक्सेस करते समय इंडेक्स का प्रयोग पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो अच्छी तरह से आपको फाइल समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या है ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा। तो देखो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसका आविष्कार लिनस टॉरबाल्ड्स ने 1991 में किया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल कोई भी बिल्कुल फ्री में कर सकता है और इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अर्थात इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसे केवल कंपनी ही मॉडिफाई कर सकती है, जबकि लिनक्स में हम अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। शुरुआत में लिनक्स को केवल पर्सनल कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया था, परंतु बाद में इसका इस्तेमाल सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में होने लगा। इसके अलावा लिनक्स का इस्तेमाल राउटर, कार, टेलीविजन, टीवी, स्मार्ट वॉच और वीडियो गेम वगैरह में भी किया जाता है। आजकल एंड्रॉयड में भी लाइनक्स कर्नल का यूज किया जाता है। लिनक्स सबसे तेजी से ग्रो होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल आजकल स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर में होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और रिसोर्स को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अब यहाँ पर लिनक्स का स्टैक से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन होती है, उसके बाद सेल होता है, उसके बाद यहाँ पर कर्नल होता है, कर्नल के बाद यहाँ पर बीच सेंटर में यहाँ पर आपका हार्डवेयर स्थित होता है। तो कर्नल समझते हैं। देखो कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य हिस्सा है और यह लिनक्स के दिल की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही सभी प्रमुख कामों को किया जाता है। कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह भी कार्य करता है। एक सिस्टम में केवल एक ही कर्नल होता है। कर्नल के क्या क्या कार्य होते हैं वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि कर्नल का इस्तेमाल सिस्टम की मेमोरी को मैनेज करने के लिए और सीपीयू को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए और फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम लाइब्रेरी है। देखो सिस्टम लाइब्रेरी एक विशेष प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामर्स ने कर्नल से कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम लाइब्रेरी बनाई है। लिनक्स की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो सिस्टम लाइब्रेरी है वो यहाँ पर GNU-C लाइब्रेरी होती है। उसके बाद यहाँ पर सेल समझते हैं। देखो सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरएक्टिव और नॉन इंटरएक्टिव इंटरफेस प्रदान करता है। सेल कमांड को रीड करता है तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करता है। इसके लिए
आपको कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। सेल के द्वारा हम अपने कमांड्स, प्रोग्राम और स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। हार्डवेयर समझते हैं। देखो हार्डवेयर के अंदर वह भाग यानी कि सभी भाग आ जाते हैं जिनके द्वारा सिस्टम कंप्यूटर कार्य करता है। अर्थात इसमें सभी पेरिफेरल डिवाइस आ जाती हैं, जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर आदि। यूटिल यूटिलिटीज यूटिलिटीज भी एक प्रोग्राम है जो कि यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिक से अधिक कार्य क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर ये समझते हैं लिनक्स और यूनिक्स के बीच क्या अंतर है। तो देखो आजकल लिनक्स का प्रयोग जो है बहुत किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में, सर्वर में, स्मार्टफोन में लिनक्स जो है वह यूनिक्स का एक क्लोन है तथा इसमें बहुत सारी समानता भी है, लेकिन इनके मध्य बहुत सारी असमानताएं हैं, तो वो भी यहाँ पर समझ लेते। देखो यूनिक्स एक कॉपीराइटेड नाम है। इसका प्रयोग कुछ कंपनियां IBM, एक्स, HP UX तथा सन सेलोरिस भी करती हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं दोनों की डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग केवल इसके कॉपीराइटर्स ही कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो देखो लिनक्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, और यूनिक्स की बात करें तो कॉपीराइट वेंडर्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मूल्य प्रत्येक वेंडर्स के लिए अलग अलग हो जाता है। डेवलपमेंट की और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेवलपमेंट की बात करें तो लाइनक्स जो है वो पूरे विश्व के लिए डेवलपर्स के द्वारा कोड्स को शेयर तथा जोड़ के विकसित किया जाता है। और यूनिक्स को AT&T नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तथा बहुत सारे कमर्शियल वेंडर्स के द्वारा विकसित किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लाइनक्स कर्नल को दुनिया भर के डेवलपर्स के द्वारा विकसित किया गया था तथा लिनक्स के जनक लिनस टॉरवाल्ड्स इसकी देखरेख करते हैं। और वहीं बात करें यूनिक्स की तो इसमें 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, IBM, HP UX तथा सन सेलोरिस तथा एप्पल भी OS X ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूनिक्स का यूज़ करता है। यूज़र की बात करें तो आजकल लाइनक्स का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है, और यूनिक्स का कुछ मुख्य सर्वर वर्कस्टेशन तथा मेन के लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आप इतना ही तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से, आपको एग्जाम में देखने के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो। धन्यवाद।